मुझे राजस्थान की पुलिस पर आज भी इत्मीनान है कि हमारी पुलिस में कई अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि इसको लगाने वाले लोग वो मंत्री और ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको मेरा एसओजी का राठौड़ बुला करके इंट्रोगेशन नहीं कर सकता है। इसका इंट्रोगेशन करने के लिए कोई तो भी स्वतंत्र पार्टी चाहिए जो इन बेईमानों को भी पकड़ करके, ताकि सारी की सारी लिंक खुल जाए। जैसे रेत माफिया होती है, शराब माफिया है, वैसे राजस्थान में एक लंबे समय से ऐसे माफियों की गैंग तैयार हो गई है। अब डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं, फिर काय के लिए आप यहाँ पर पेपरबाजी लेकर के आते हो? आइए, मुकाबला करिए, उठाइए बात को, जवाब सुनिए हमारा कि हम क्या जवाब देते हैं आपको कितना आपके जो आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं एक एक को गिनाएंगे। आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरियां दे दी? आपके टाइम पे 5-5 बार लीक हुआ पेपर, एक भी किसी को सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। आज सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब क्या है? ये सब पॉलिटिकल है, आपका टोटल पॉलिटिकल है। दिल्ली के इशारे पर आप लोग ये सब कर रहे हो। एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है, इसलिए एसओजी का वर्जन भी सरकार दे दे और फिर मिल बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटारिया साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी के जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना हो रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्जन और ये वर्जन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के गतिरोध की। गतिरोध इस तरह का बना हुआ है कि ना अध्यक्ष के समझ में आ रहा है, ना सदस्यों के समझ में आ रहा है, लेकिन गतिरोध है। गतिरोध भाजपा की ओर से है। रीट की जांच सीबीआई करे, उससे नीचे कोई समझौता मंजूर नहीं। कई चीजें हैं जो दिन भर आपने समाचार पत्रों में देखे होंगे, आप इस पे भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या चल रहे हैं। जैसे हाउस को कॉल किया गया, 11 बजे शुरू हुआ। 4 निलंबित विधायक जो थे रिमेनिंग सेशन, वो उन लोगों को बीजेपी के नेता वापस लेके आ गए। अध्यक्ष ने कहा कि परंपरा खराब कर रहे हैं, हाउस को चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। सारी चीजें चलती रही, 1 घंटे के लिए स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन बात बनी नहीं और हुआ वही जिसको लेकर के संदेह था कि ये बर्फ पिघलने वाली बहुत मुश्किल लगती है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि ये ऊपर के इशारे पे हो रहा है, इनके बस में स्टीयरिंग है ही नहीं, इनके हाथ में नहीं है, स्टीयरिंग कोई और चला रहा है, तो ये भला कैसे समझौता कर सकते हैं। बहरहाल, लेकिन विधानसभा केवल विधायकों की नहीं है, विधानसभा राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता की भी है। वह लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारे हक की बात, हमारी आवाज, जिन समस्याओं को लेकर के प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सुर में सुर मिलाता है, क्या वास्तव में वो इस तरह से वहां चर्चा कर पाते हैं? एक बड़ा सवाल है ये। तो चले, इससे पहले भी कई बार गतिरोध रहे, लेकिन किस तरह की पहल की गई, क्या सब कुछ रहा। हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वर्षों से असेंबली को बहुत नजदीक से देखे, कितनी सरकारें देखी हैं, दशकों का इनको एक्सपीरियंस है। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी जो असेंबली में जो कुछ चल रहा है उसको भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं गोयल साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ स्थितियां थी, हालांकि मुझे संदेह था कि ये गतिरोध टूटेगा जैसे ही मैं हाउस में घुस रहा था, लेकिन 1 घंटे के लिए जब स्थगित की गई और दोनों ओर से सहमति के आधार पे ये स्थगित जो की गई, सहमति के आधार पर, आप मेरे साथ मौजूद ही थे उस वक्त, क्या लग रहा है कि कुछ बन पाएगी बात या फिर इसी तरह से समय जाया होता रहेगा? योगेंद्र जी, ये स्पीकर ने बहुत अच्छी तरीके से बात कही थी कि अभी आप शांत हो जाइए, 4 लोगों को बाहर ले जाइए। वो उन 4 जो विधायक, निलंबित विधायक थे बीजेपी को, वो तो गए, बाकी सारे चले गए। 3 लोगों को छोड़ करके, जो गुलाब चंद कटारिया थे, राजेंद्र राठौड़ थे, 1-2 और लोग थे, वो बैठे रहे। और उन्होंने, स्पीकर ने बहुत शांत भाव से कहा कि आप जो है मेरे चैम्बर में आप आ जाइए, दोनों जने सत्ताधारी दल के जो धारीवाल साहब है और महेश जोशी आ जाए और बात कर ले, और बात करके इसको एक डिबेट के फॉर्म में हम यहाँ ले आते हैं और आपके जो 4 निलंबित हैं उन पे भी विचार कर लेंगे, आप आ जाइए। इसलिए आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है, स्थगित इसीलिए किया गया था। परंतु जब लौट करके आए वही नारेबाजी थी। अच्छा, वो तो ये जो है स्टेलमेंट जो है जिसे आप कह रहे हैं, ये टूट नहीं रहा है, ये जो चल रहा है
एक तरह से बिल्कुल ही डेडलॉक वाली सिचुएशन चल रही है कि एक तरफ सत्ताधारी दल अपने गतिविधि पूरी करे जा रहा है, बिजनेस पूरा किए चले जा रहा है, और दूसरी तरफ ये सुबह से 11 बजे से लेके 5 बजे तक वेल में खड़े रहते हैं, तख्तियां दिखाते रहते हैं, नारेबाजी करते रहते हैं। तो ये इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। और जैसा आपने भी इंडिकेट किया कि कोई ना कोई इनके ऊपर दबाव है, हो सकता है सेंटर का, और वो सदन में भी दिखता है। कटारिया साहब कुछ बोलते हैं और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वो कुछ और बोलते हैं, राजेंद्र राठौड़ अलग बोलते हैं, तो तीनों का सामंजस्य नजर नहीं आता। कौन लीड कर रहा है ये अभी इसमें नजर नहीं आता है, और ये बहुत मुश्किल है। और ये पहली बार हुआ है योगेंद्र जी, आपने भी देखा है, भाई साहब भी बैठे हैं ओम जी, के निलंबित सदस्य विधानसभा में आ जाएं, अंदर बैठे, उनको नापक्ष तक के लिए कहा था, और वो अंदर आ जाए और आराम से बैठे ही नहीं, नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत विचित्र बात है। दूसरी जो एक विचित्र बात ये थी, जो क्वेश्चन आवर में 21 से 41 तक के जो क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन लगभग, उसमें अगर विपक्ष के भी जो क्वेश्चन थे उनके नंबर भी स्पीकर महोदय ही बोल रहे थे। जो क्वेश्चनर था, जिसका प्रश्न था, वो नहीं बोल रहा था नंबर। ये भी बड़ी विचित्र बात थी कि बिजनेस कंप्लीट करना है और स्पीकर इस बात पे जोर देते रहे कि सिर्फ 4-5 अफसरों को छोड़ करके प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं किया गया है। और इसलिए वो प्रश्नकाल पूरा उन्होंने कल भी खत्म किया था और आज भी खत्म किया, और आज पूरे समय में किया। जो आखिरी में जो मंत्री बोल रहे थे वो बहुत ही अच्छा बोलते चले गए, इसका कि कई चीजों से संबंध था भी और नहीं भी था, और इनडायरेक्ट था। बिल्कुल, एक मंत्री जी का तो लग रहा था कि वो कहीं चुनावी सभा में बोल रहे हैं कि हाउस में अपनी बात कह रहे हैं, पूरा स्पीच ही दे रहे थे वो। लेकिन क्या वो प्लेटफॉर्म था और वक्त पूरा करना था, तो उसको चारा भी नहीं था, उसके बावजूद भी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही सब कुछ स्थिति। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ओम सैनी साहब के पास जाना चाहूंगा। 2 परंपराएं यहाँ बनती देखी, जिसको सीपी जोशी जी ने कोट किया एक को तो, और एक को हम सब लोगों ने देखा कि अगर प्रश्न को पुकारने वाला भी अगर कोई नहीं है वहां पे कि प्रश्न संख्या इतनी, उसके बावजूद भी उन्होंने आंसर दिलवाए। उन्होंने कहा कि जनता के प्रश्न है ये वाया विधायक, लेकिन जवाब दिलवाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक नई परंपरा शुरू की सीपी जोशी ने, शायद पहले मुझे पता नहीं कि बिना हाउस में उस मेंबर के या हाउस के ऑर्डर में नहीं आना चाहिए, ऐसे सदस्य कभी नहीं हुआ। तो आई थिंक ये एक ओम जी से जानना चाहूंगा कि अच्छी परंपरा कह सकते हैं इसको हम, कि कम से कम चलिए उसका आंसर आ रहा है तो वो बात दोबारा भी कभी आएगी तो ये आ तो सकती है कि हाँ चलिए इन्होंने शुरू की। एक ये, दूसरा, कभी आपको ध्यान है कि जिन सदस्यों को निलंबित कर दिया गया हो और नेक्स्ट डे, ये तो मैंने कई बार देखा है कि रात भर धरने पे बैठे रहे और उनको बाहर नहीं निकलने दिया, सब घेर के बैठे रहे, लेकिन हाउस एक बार के लिए स्थगित हुआ हो और नेक्स्ट डे जब उससे वापस से शुरू करते हैं, तो ऐसा कभी देखा है कि निलंबित विधायक अंदर आ गए हों? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता है कि ऐसा कभी हुआ हो। पहली बात तो सीपी साहब ने जो सारा सिलसिला किया कि एब्सेंस के बावजूद उन सवालों को नंबर बोले और उनके जवाब दिलवाए, वो हाउस को लगातार जारी रखा और क्वेश्चन आवर अपना पूरा किया, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसा कहीं देखने सुनने को मिला नहीं, ये पहला मौका। जी ठीक बता रहे हैं कि मैं तो याद नहीं पड़ रहा, मतलब मैं 70 से राजस्थान विधानसभा को देख रहा हूँ। राजस्थान विधानसभा में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन ये हुआ। और सचमुच में कि जनता के से संबंधी जो सवाल थे उनके जवाब से जनता के पास में पहुंचने चाहिए थे, इस बहाने से पहुंच गए। अन्यथा तो ये इसकी भेंट चढ़ जाते जो हल्ला गुल्ला हो रहा है और जिस तरह का सिलसिला। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी या प्रतिपक्ष में ऐसा डिवीजन मैंने कभी महसूस नहीं किया। इत्तेफाकियां होती रही हैं भरोत्री जी के वक्त में भी और वसुंधरा जी के वक्त में भी, लेकिन नेता के स्वर से अलग जाकर के कुछ करने का सिलसिला बनता नहीं है। लेकिन अभी जो दृश्य जो बिल्कुल साक्षात जी ने भी देखा और आपने भी देखा है, तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जो एलिगेशन है सत्ताधारी दल का के ये ऊपर से जा रहे हैं, करवा रहे हैं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो जिस तरह का पूरा दृश्य चल रहा है मुल्क के अंदर विभिन्न विधानसभा में और विभिन्न चुनावों के वक्त में जो देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि उन सब का ये प्रभाव यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है। जिस तरह के अनुशासित विधायक रहे हैं, बिल्कुल,
क्योंकि इनमें से वो पार्लियामेंट्रियंस भी हैं जो अपने बेस्ट उसके लिए सम्मानित हो चुके हैं इसी हाउस में, तो आई थिंक उन लोगों से ये उम्मीद की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीनियर से आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीखती है। आज जो कुछ कर रहे हैं बीजेपी में वो बैरसिंह शेखावत से उन्होंने सीखा होगा, अशोक गहलोत से सीख रहे होंगे जो कांग्रेस में बैठे हैं। कई ऐसे बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियंस रहे हैं जिनका नाम आज भी वहां की लाइब्रेरी में अगर हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह के, और इससे भी बड़े दृश्य बहुत सारे लोग, मैं तो आप दोनों से बहुत जूनियर हूं, लेकिन आप लोगों ने जब से रिपोर्टिंग की है सुना है कि बहुत लेट तक बहस चलती रही है और ऐसे गतिरोध को तोड़ने के लिए भी बहस चली है, और उस बहस को सब लोगों ने सुना है और देखा है कि कोई हिलता नहीं था कि बिल्कुल कोई बात हमसे छूट ना जाए। वो उस तरह की स्थितियां देखी हैं। चले, लेकिन हम में से दशरथ वहां पे मौजूद थे और जब सारी परिस्थितियां रही उसके बाद दशरथ जब वापस से हंगामा रहा और अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दे दी कि डिबेट शुरू होगी अभिभाषण पर, उस दरमियान ये सब कुछ चलता रहा या कुछ गतिरोध वापस भी तोड़ने की कोशिश की गई? सुना है कि जो निलंबित विधायक हैं उन लोगों ने भी अध्यक्ष से मुलाकात की। देखिए, निश्चित तौर पे डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई थी और उनकी तरफ से वक्तव्य भी दिया गया था सदन के अंदर कि अगर विपक्ष चाहता है तो वो उनके पास आके मिल सकते हैं, और उसके बाद में तय किया गया कि कह सकते हैं शून्यकाल के अंदर कि कुछ समय के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। उसके बाद बिल्कुल ये इसके बाद की मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब शून्यकाल के बाद में, क्योंकि किया गया और उसके बाद की जो स्थिति थी उसके बाद में कहीं कुछ रहा कि वापस से कोई गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई हो या कुछ पहल की गई हो? हंगामा वैसे ही रहा जब तक स्थगित हुई तब तक? देखिए, निश्चित तौर पे लास्ट तक जब स्थगित हुई तब तक बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा और बीजेपी विधायकों ने लगातार नारेबाजी की दिन भर, कह सकते हैं। और इसी हंगामे के चलते बीजेपी के एक विधायक है, उनका जो बीपी है वो भी बढ़ा, उनकी तबीयत भी खराब हुई। राम प्रताप कासनिया जो बीजेपी के एमएलए हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया और काफी देर तक वेल में नारेबाजी की, तो इससे कई कह सकते हैं जिनकी उम्र ज्यादा है उनको थकावट भी साफ नजर आ रही। तो निश्चित तौर पे लास्ट तक जो विधानसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक जब स्थगित की गई उस तक लगातार बीजेपी का हंगामा जारी रहा और बीजेपी के विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे कि रीट प्रकरण की जांच है वो सीबीआई से की जानी चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जब वो चेयर पे थे बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि राजस्थान सरकार से वो जवाब दिलवा सकते हैं, बहस करा सकते हैं, तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई। 1 घंटे की कार्यवाही स्थगित भी हुई दिन में, लेकिन इन सब के बावजूद कोई कह सकते हैं सुलह का रास्ता या कह सकते हैं इस तरह की चीजें नहीं हुई जिसकी वजह से तमाम जो गतिरोध दोनों के बीच जो बना हुआ है उसको तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल। इस बीच में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। जी सर। योगेंद्र जी, जब ये वापस रीअसेंबल हुई 1 घंटे बाद, आते ही स्पीकर महोदय ने ये कहा कि मैं जो स्थगन वाले जो मूवमेंट है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो पढ़ने से पहले ही राजेंद्र राठौड़ खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि सरकार ये बताए कि वो सीबीआई जांच कराना चाहती है कि नहीं चाहती, लाखों युवाओं का वो भविष्य अटका है। उस पर शांति धारीवाल ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई सीबीआई की जांच नहीं होगी। उसके बाद फिर वो वेल में सारे लोग आकर के उन्होंने अपना जमावड़ा कर लिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट था कि गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया है। बिल्कुल, हाँ, एक तरह से यही कह सकते हैं क्योंकि अधिकृत रूप से संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, और एक डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके सवाल पे अगर ये जवाब आ रहा है और ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि अंकित नहीं होगा तो समझ सकते थे कि सब कुछ हवा में चला गया वैसे ही, लेकिन ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछने की इजाजत दी गई और सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया, तो ये तो तय माना जा सकता है कि सीबीआई की जांच सरकार कराने के कतई ही मूड में नहीं है। क्योंकि धारीवाल जी का एक स्टेटमेंट और ध्यान है, जब ये बात कही गई कि एसओजी के अलावा इन्होंने तो एसओजी से भी जांच नहीं करवाई, थानों के भरोसे ही छोड़ दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि टूटने वाला थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। चले, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त। रामलाल जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है क्या लगता है आपको, सोमवार से सहजता के साथ चल पाएगा या फिर 2 दिन जिस तरह से गतिरोध रहा वो बरकरार रहेगा? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से मांग करती आई है कि सीबीआई से जांच कराई। सरकार अपना तर्क ये दे रही है कि हम सीबीआई से जांच इसलिए नहीं कराना चाह रहे क्योंकि हमें भर्ती करनी है और भर्ती नहीं होगी तो युवाओं के साथ एक अनजस्टिस होगा। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि सीबीआई की जांच से
काफी लंबे समय तक चलेगी, उसकी एक निर्धारित समय सीमा नहीं है कि उसके अंदर वो जांच कर ले। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी भर्ती की प्रक्रिया आप जारी रखें, आप अधीनस्थ बोर्ड से भर्ती कराएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भर्ती कराएं, या आरपीएससी से कराएं या अन्य से कराएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भर्ती की प्रक्रिया शुरू करके युवाओं को रोजगार देने का काम करें। बशर्ते यह है कि इस सीबीआई की जांच से भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि इसके अंदर खुलासे जो हुए हैं वो खुलासे ये हुए हैं कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कई लोग जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, एक तरीके से कांग्रेस की विचारधारा के कार्यकर्ता है, उनको लगाया गया और उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अब उनको लगाने का काम किसने किया? वो लगाने का काम सरकार के या तो मंत्री ने किया होगा, या मुख्यमंत्री जी ने किया होगा, या शीर्ष अन्य व्यक्तियों ने किया होगा। तो क्या एसओजी उनसे पूछताछ कर सकती है? वो नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि उनकी क्या भूमिका है, ये भी प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। अब जांच चाहे 6 महीने हो चाहे 12 महीने के अंदर हो, लेकिन राजस्थान की सरकार का दोहरापन इसलिए है कि राजस्थान सरकार के गले के अंदर जो चीजें आती है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, इसको अपने गले से हटका के और सीबीआई की जांच राणा जी वापस आ रहा हूं मैं एक बार वापस आऊंगा आपके पास में। मैं यस गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, हम अक्सर ये देखते हैं कि किसी भी विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो सीआईडी सीबी को दे दिया जाता है। एसओजी का गठन और यहाँ पे एटीएस का गठन इस वजह से हुआ कि एसओजी का गठन पहले हुआ, एटीएस का गठन बाद में किया गया। जब यहाँ पे सीरियल ब्लास्ट हुए उसके बाद में एटीएस का गठन किया गया। एसओजी के पीछे मकसद वसुंधरा सरकार के वक्त एसओजी का गठन हुआ तब ये था कि अगर कोई भी इस तरह का, हो सकता है मैं गलत हूं, शायद अशोक जी के टाइम ही हुआ हो, इस तरह के ऑफेंसेस हो जिन पे हम कॉग्निजेंस लेकर के और एक सेल्फ ऐसी बॉडी इन्वेस्टिगेशन की तैयार की जाए जो किसी भी प्रेशर में नहीं हो और वो सीबीआई की तरह काम करे। एक मकसद ऑलरेडी सीआईडी सीबी पहले से था हमारे पास में, एक और ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया। तो क्या लगता है आपको कि जब किसी विधायक मंत्री उनसे सीआईडी सीबी में जांच हम ट्रांसफर करवा देते हैं, और मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि राजनीतिक दबाव से कई लोगों के कि ठीक है साहब सीआईडी सीबी में भेज दीजिए वहां हो जाएगा, तो अभी एसओजी से भरोसा क्यों टूट रहा है? नहीं, सीआईडी सीबी में केस तभी जाते हैं जो अब तक ढूंढने में आए हैं जब कभी पुलिस में दर्ज होते हैं जी, उसके बिना सीआईडी सीबी में नहीं जाते। बिल्कुल। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का चयनित जो व्यक्ति है उसका केस तभी जाता है जब वो किसी थाने में केस दर्ज होता है और वो सीधा वहां का वहां जाता है और उसको वो ना अरेस्ट कर पाता है ना कुछ कर पाता है। और एसओजी का जो सेटअप है वो बिल्कुल अलग है। इसने बहुत अच्छी जांच की है, ऐसा नहीं है कि एसओजी ने जांच नहीं की है। मेरा वही जांच की है और सवाल है कि जब हम शॉर्ट टाइम में रिजल्ट्स दिए, बहुत शॉर्ट टाइम में रिजल्ट दिए। हाँ, क्योंकि बात मजबूती की एसओजी की, अगर ऐसा दखल है तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कब तक ऐसे सीबीआई के भरोसे रहेंगे, क्योंकि दूसरा पक्ष से कहेगा कि सीबीआई पे हमारे को भरोसा नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिमोट से चल रहा है। ये तो है ही, सीबीआई के बहुत सारे, एनआईए के और सीबीआई के बहुत सारी चीजें देख ली। अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, एनआईए ने अजमेर में दरगाह के जो बम ब्लास्ट था उसका किया था, जयपुर में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसके काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जांच की। क्या नतीजे निकलते हैं? कुछ नहीं निकलते, एक्यूज तक नहीं मिलते और ये हो जाता है अभावों में, साक्ष्य के अभावों में सब कुछ बदल जाता है। और यही नहीं, मैंने तो और भी जगह अटेंड किए हैं, लखनऊ में काफी केसेस अटेंड किए, सब जगह यही होता है कि अभावों में, साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया जाता है इंसान। बहुत सारे केसेस आपने पंजाब में भी देखे होंगे, यहाँ भी देखे होंगे, एनआईए ने और सीबीआई ने जो केसेस किए हैं, और टाइम लेती हैं और कई बार छूट जाते हैं, कई बार उल्टे सीधे पकड़े जाते हैं। इसमें भंवरी वाला आप केस देख लीजिए, सारे के सारे बाहर आ गए। जी मोहन जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा ये सवाल है कि देखिए सीबीआई जांच करे, सीआईडी करे और कोई दूसरी एजेंसी करे, सॉरी एसओजी करे, सवाल ये जिन लोगों ने बदमाशी की है वो वास्तव में सलाखों के पीछे जाने चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एसओजी एक सरकार के साथ नहीं चलती है। कहीं से शोर आ रहा है, प्लीज आप लोग शांति रखिए, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। अगर पीसीआर से नॉइस आ रही है तो प्लीज। सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर हम संदेह कर रहे हैं, बात अब तो चलिए बीजेपी अपोजिशन में है, कल कांग्रेस जा सकती है, लेकिन इनकी ईमानदारी पे अगर उंगली उठा रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा जब राजनीतिक दल कर रहे हैं सिर्फ अब ये बात कह करके कि उनकी ईमानदारी पे
ईमानदारी पे शक नहीं हो रहा है, ये शक इस बात का कर रहे हैं विपक्ष वाले कि अगर इसमें बड़े मंत्री या कोई दूसरे उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती, पूछताछ नहीं की जा सकती, उनसे इंट्रोगेट कौन करेगा? पर जब एग्जाम ही कैंसिल हो गया तो उसकी क्या सैंक्टिटी बची जांच करने की? एग्जाम पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया लेवल 2 का। नहीं वो तो कर दिया गोयल साहब वो तो कर दिया, लेकिन वास्तव में किन लोगों के कारण हुआ वहां तो तय में जाना बहुत जरूरी है। नहीं वो तो जांच चल रही है ना, एसओजी ने वाइंड अप थोड़ी कर दिया है अभी रामलाल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। गोयल साहब का कहना है कि जब एग्जाम ही रद्द कर दिया गया लेवल 2 का और जांच जारी है तो सीबीआई क्या करेगी उसमें? अनम्यूट करिए सर, म्यूट है रामलाल जी, आपके यहां से म्यूट है, आप अनम्यूट करिए एक बार। जी वापस कर दिया आपने, म्यूट वापस कर दिया, अनम्यूट करिए। जी देखिए योगेंद्र जी, कई बार झगड़ा होता है, झगड़े के अंदर मानव की हत्या होती है, हत्या के बाद में कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद के अंदर लोग ये कहते हैं कि राजीनामा करके निपटा लेते हैं, लेकिन हत्या तो हुई है ना। अब हत्या के अंदर क्या राजीनामा करेंगे, सजा तो मिलेगी ना। अब आप ये कहते हो एग्जाम निरस्त हो गई, एग्जाम किसकी वजह से निरस्त हुई, कितने लोगों का भविष्य अंधकार में होगा? योगेंद्र जी आंकड़े देखोगे आप, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 135 नंबर से अधिक कितने कैंडिडेट हैं? 76, 76,000 कैंडिडेट हैं जिनके 135 से ऊपर अंक आ रहे हैं। तो सिलेक्शन वाले के तो 140 से ऊपर जाएंगे, जिनको 140। अब सारे विद्वान क्या राजस्थान के अंदर आगे क्या जो इतने अधिक अंक आ रहे हैं? अब रही बात एसओजी ने 38 या 39 लोगों को गिरफ्तार किया, बात समझ में आती है। इस परीक्षा के दिन अलवर के अंदर एक सेंटर के अंदर सामूहिक नकल की जा रही थी, क्या एसओजी ने उनको गिरफ्तार किया? एक ने अन्य को शिकायत ये आई थी कि मोहनलाल की जगह सोनलाल परीक्षा देने के लिए बैठा। अब जो पकड़ में आ गए वो तो रिकॉर्ड पे आ गए, लेकिन एक आरोप आप लोगों पे यह लग रहा है, धारीवाल जी जो कह रहे हैं कि आप लोगों के वक्त 5 बार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन एसओजी तक से भी जांच कराना उचित नहीं समझा पूर्ववर्ती सरकार ने, ये आप लोगों ने भी सुना होगा। हाँ लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए योगेंद्र जी, जो गलती हमने कर ली, आप भी क्या वो गलती करोगे क्या? आप सुधार नहीं करोगे क्या? हमने गलती की आगे ना विपक्ष के अंदर, तो क्या आप भी विपक्ष में आना चाह रहे हो क्या? आप तो सुधार करो। इतने 26 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, दोषी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, आज नेता प्रतिपक्ष ने ये तो कहा ना, दोषी चाहे मैं भी हूँ, दोषी मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, जेल की सलाखों के पीछे भेजो ना उसको, एक रुके तो सही है। अब आप ये बताओ, गांव का बच्चा पैसे घर का लेके जयपुर में मकान किराया करेगा, कोचिंग ज्वाइन करेगा, उसके बाद में 2-3 साल मेहनत करेगा, उसके तो नंबर आ रहे 110, और ये मुन्ना भाई है रात की रात नंबर आ रहे 140, कहाँ कंपटीशन करेंगे? रामलाल जी एक बात निकल करके आई, जब हम लोग भी हाउस के अंदर थे, राजेंद्र राठौड़ साहब ने शून्यकाल के बाद 1 घंटे के स्थगित करने के बाद जब वापस हुआ तो उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई से जांच कराने की मंशा रखती है या नहीं रखती है, ऑन रिकॉर्ड है ये। धारीवाल जी ने उसे बिल्कुल खारिज किया कि नहीं करवाएंगे सीबीआई से जांच। मैं ये इतना सा जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि सीपी जोशी जी ने एक व्यवस्था दी कि मुद्दा है, इस पे बहस करा सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन इस पे एक बहस करी जा सकती है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आवर में भी देख रहा हूं कि रीट से जुड़े कई सवाल आ रहे हैं। तो क्या लगता है एक प्लेटफॉर्म आप लोग भी खो रहे हैं कि जिसपे एक बहस कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, हल्ला नहीं करके दूसरे माध्यम से भी। आप तीसरी बार जीत करके आए, सीनियर एमएलए हैं, आपके साथ के बहुत सारे लोग हैं, तो क्या लगता है कि फिर ये गतिरोध इसी तरह से बनता रहेगा? तो एजेंडा जब हाउस के बाहर जो चीज कर रहे हैं आप लोग, धरने प्रदर्शन कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव का भी आप लोगों ने प्लान किया, लता जी की वजह से स्थगित करना पड़ा, वो सीएम हाउस का भी आप लोगों ने घेराव, ये सारी चीजें तो आप लोग बाहर ही कर रहे हैं। सरकार को उस प्लेटफॉर्म पर घेरने का आपको नहीं लगता है कि बड़ा अवसर आप लोग खो रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, आज जिस तरीके के प्रदेश के अंदर हालात, हम हमारी बात कहना चाह रहे हैं, हम सरकार से ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ये बता दे कि आपके एसएचओ की आत्महत्या, उस आत्महत्या को भी आपने सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया कि आपके पास पुलिस महकमे के अंदर ईमानदार अफसर नहीं थे, वो जांच करा पाते, लेकिन आपने इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि मेरे ऊपर ये दाग नहीं लगे। जोधपुर के अंदर हत्या होती है, उसको भी आपने ट्रांसफर किया है। बाड़मेर के अंदर हत्या होती है, आप ही के पार्टी के विधायक मदन प्रजापति ने आपत्ति दर्ज कराई, आपने उसको भी सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया। अलवर की घटना होती है, आपने 3 दिन में लगाए, उसकी जांच को तुरंत कर दिया। आखिरकार सरकार जिद करके क्यों बैठी है कि जांच को हम बांध नहीं देंगे? कारण क्या है? कारण बता दे सरकार।
सरकार ये तो कहती वही है मैं कह रहा कि हूं, हमारे मंत्रियों वही से मैं कह रहा हमारे हूं, अधिकारियों से रामलाल गलती जी मैं हुई वही है कह रहा और हूं, वो वही गलतियों की कह रहा सजा हूं। मिलेगी, अगर इसलिए हम हाउस नहीं करना ऑर्डर में चाहते। आता है, हम मान लेंगे। रामलाल जी मैं वही कह रहा हूं, रामलाल जी वही कह रहा हूं कि हाउस इन ऑर्डर, तो आप लोग पूछ सकते हैं वहां पे कि हाँ ये बताइए कि सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही है, वजह बता दीजिए आप हमारे को। तो कम से कम प्रदेश की जनता ये जानना तो चाहती है कि हाँ श्रीमुख से ये आ रहा निकल करके सत्ता पक्ष से। नहीं तो आज बता दिया ना, शांति धारीवाल जी ने बता दिया ना, उन्होंने तो ना कर नहीं दिया, कराएंगे नहीं कराएंगे, नहीं उसका कोई कराएंगे। कारण थोड़ी बता रहे लेकिन वो। लेकिन लेकिन आप अध्यक्ष से बात करके ये तो पूछ सकते हैं कि साहब इनसे कारण और बतवा दीजिए कि इस कारण से नहीं करना चाह रहे हैं। आप फिर संतुष्ट नहीं हो कारण से, फिर आप सप्लीमेंट्री कर सकते। देखिए योगेंद्र जी, हमने हमारा स्टैंड तय किया है, उस स्टैंड के अनुसार हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। अब सरकार को तय करना है कि सरकार किस दिशा के अंदर लेके जाती है। पहले तो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इस परीक्षा के अंदर कोई धांधली हुई है। ये तो कह रहे थे कि ये तो गिनीज बुक के अंदर आने वाली एक महोत्सव है, एक ऐतिहासिक महोत्सव है, जिसको राजस्थान की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई तो इनका ये ऐतिहासिक महोत्सव इस तरीके से फंसा है तेज, जब इनके गले में आ गई। सरकार ये कहते हैं कि मेरे मंत्री जी, भ्रष्ट जी, थे, तो रामलाल जी, इतने ये गलती तो किए, साफ- सरकार ये ये तो कहते हैं साफ- मेरे अधिकारी भ्रष्ट थे, इन्होंने रामलाल गलती जी, की है, रामलाल मान जी, लेंगे ना, क्या दिक्कत है। यह तो साफ मान सकते हैं कि सोमवार भी सहज नहीं रहेगा, ये गतिरोध जो शुक्रवार को हम देख रहे हैं वो सोमवार को भी कंटिन्यू रहेगा। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जब तक सरकार सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करेगी, हम हमारे स्टैंड के ऊपर कायम है। हमारे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता, प्रदेश अध्यक्ष जो तय करेंगे बैठ के, उसके अनुसार, और वो सब सामूहिक विधायकों के सहमति के आधार के ऊपर तय करेंगे, उसी ट्रैक के ऊपर हम चलने का काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता नहीं है सदन चले या नहीं चले, वो इसलिए नहीं है, वो भी बता रहा हूं कारण। आज मेरा विधानसभा के अंदर 14 नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को आप पढ़ो। 2019 पहले सत्र में घोषणा की कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलेंगे। मैंने पूछा कितनी खुली, उत्तर आया 0। मैंने पूछा बजट आवंटन किया, बजट कितना खर्च किया, उत्तर आया है 0। अब 2019 की घोषणा, जो एक तरीके से बजट एक सरकार का विश्वास होता है, दर्पण होता है, तो करेंगे क्या इस सत्र के अंदर। आखिरकार कोई मेज थपथपाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी घोषणा करिए। रामलाल जी एक नई परंपरा और शुरू की अध्यक्ष ने, उनका जो अगर प्रश्नकाल के दरमियान अगर आप लोग नहीं भी हैं, जैसे आप ही के सवाल का जवाब आया है बाकायदा, तो मिल गया, तो ऐसे एक परंपरा शुरू की है कि प्रश्नकाल को हम स्थगित नहीं करेंगे। अगर विधायक नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन लगाया तो उसका आंसर हम जरूर दिलवाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इस परंपरा को देखिए सरकार जैसा सदन चलाना चाहे वो वैसा चलाए। हम हमारी भूमिका के अंदर जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हमारे 26 लाख परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार कहेंगे क्या सीबीआई जांच करेंगे, सरकार मेरा सवाल ये नहीं क्यों है, मेरा तो सवाल ये है कि एक नई परंपरा प्रश्नकाल के दरमियान अगर आपने सवाल नहीं भी पूछा, अगर आपका कोर्ट है उसके अंदर कि सवाल फला नंबर रामलाल शर्मा, और आप हैं वहां पे और अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी कि आप मंत्री जी उत्तर दीजिए इसका, फिर किसी ने अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसी के बीच में क्या कुछ फलाव भी कर दिया, इस पे क्या कहेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। योगेंद्र जी, जो सरकार जवाब देती है वो आपके चैनल के ऊपर उपस्थित है, जो राजस्थान विधानसभा की ऐप बनी हुई है उसके ऊपर उत्तर उपस्थित है, नेट के ऊपर आप सर्च करो उसका उत्तर है। मंत्री वही तो बोल रहे हैं ना जो आपके पास आ चुका है, उससे अलग क्या बोल रहे हैं मंत्री। और जब पूछने जिस व्यक्ति का प्रश्न है, जिज्ञासा तो उसी की है ना कि मुझे क्या पूरा प्रश्न पूछना है, इसमें से क्या निकालना है। अब एक विधायक जो खुद ने क्वेश्चन लगाया, उसके अलावा दूसरा विधायक कोई पूछ रहा है तो उसका अर्थ ही नहीं ना, कैसे भी सदन चला है, कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए हम सब लोगों की इच्छा ये है, प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी जो है उसकी इच्छा है कि गतिरोध टूटना चाहिए, लेकिन रामलाल जी ने जिस तरह के संकेत दिए हैं वो तो साफ है कि तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये गतिरोध टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो रामलाल जी कह रहे हैं उससे पता लग रहा है कि तो बिल्कुल तयशुदा है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के विधायक दल के नेता और उपनेता सबने मिलकर चालू रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात है कि हमारे प्रदेश की जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एसओजी जैसे इंस्टीट्यूशन है, पुलिस के जो इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, उनको तरीके से लांछित करने का सिलसिला जो बन रहा है, मुझे लग रहा है कि कालांतर में वही प्रभाव जो दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस पे अभी पड़ा हुआ है कि उनको लांछित करके, जैसे सीबीआई को पैरेट ऑफ दिल्ली सरकार का पैरेट या भारत सरकार का पैरेट कहने लगे, उसी तरीके से कहने लग जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी एक साख बन रही थी, उस साख को आजमाने की बजाय आपने उसको रद्द कर दिया और उस पर आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
एसओजी के माध्यम जो कुछ आपके पास में है वो इतना इतना साफ साफ आप बता रहे हैं कि कितनों के कितने नंबर आए, कितनों के क्या कुछ हुआ, कितने परिवार किससे प्रभावित हुए, ये सारे अगर विधानसभा में आप रखते तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्रभाव होता जी। ज्यादा। खैर चलिए, बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। मैंने भी वही कहा कि अगर इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और उसके जरिए, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि कैलाश मेघवाल साहब स्पीकर थे, तो उस दौरान कई बार राजेंद्र राठौड़ साहब ये बात समझाया करते थे एज ए सीनियर पार्लियामेंट्रियन और एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि सीखना चाहिए, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, विपक्ष के पास में सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य कर सकते थे, लेकिन अमूल्य समय इन्होंने खोया है। अब मैं यही समझ में नहीं बैठ पा रहा कि उंगली यूं कैसे हो रही है, अब सारी चीजें यूं ही रहनी चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी, जैसे मैंने कहा कि नीचे का जो हमारा विधायक जो पहली बार जीत के आता है, दूसरी बार जीत के आता है, वो वही करता है कि सामने जो हमारे सीनियर्स करते हैं। और बड़ी रोचक बात यह है कि जिसे दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूंगा कि हम लोग कई बार इस बात को लेकर के बहस कर चुके हैं कि हाउसेज में मीटिंगें बहुत कम हो गई हैं, बैठ के जिसे हम कहते हैं बहुत कम हो गई हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। और फिर अगर हंगामे की बेहद चढ़ जाते हैं तो ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। गतिरोध टूटना चाहिए, तोड़ने की कोशिशें दिखनी चाहिए कि हाँ हो रही हैं, कोई ना कोई तो रास्ता निकलता है। चलिए दशरथ, आपके पास आना चाहूंगा। तो रामलाल जी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सोमवार भी इसी तरह से हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन कुछ अध्यक्ष की ओर से या कहीं से कुछ आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये गतिरोध तोड़ने की सोमवार को फिर कोशिश की जा सकती है? दशरथ म्यूट है, आपके अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ है आपके यहां से, म्यूट किया हुआ है। चलिए जी, म्यूट किया हुआ है दशरथ, अनम्यूट नहीं किया अभी आपने, म्यूट किया हुआ है। तो चलिए, जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए अभी नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई गतिरोध टूट पाएगा, लेकिन फिर भी एक भरोसा है। और जो परंपरा हम वर्षों से देखे आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा की, सीनियर विधायक हमारे जो स्पीकर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ये गतिरोध टूटे, और शायद हो सकता है कि एक बार फिर प्रयास किए जाएं, लेकिन अब ये देखना होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।